Hello friends, myself Javed Faruqi and I am expert of history optional, history general studies, and right now I am the top educator of an academy, India's biggest online educational platform. तो दोस्तों मैं जावेद फारूकी आप लोगों का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस अन अकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग दोस्तों आपके लिए समय समय पर बहुत सारी शानदार क्लासेस लेकर के आते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों इस बार पुनः आप लोगों के लिए यूपीएससी 2023 को ध्यान में रख करके आपके लिए शानदार क्लास दोस्तों एक लेकर के आई गई है, जिसमें जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि आधुनिक भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, जहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत से ही संबंधित दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक कोर्स लेकर के मैं आपको हाजिर हूँ, जो कि 8 क्लासेस की एक सीरीज में दोस्तों ये कंप्लीट कोर्स आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पहले अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम है जावेद फारूकी और ये दोस्तों अन अकेडमी पर मेरी पोजीशन है वन ऑफ द Master's Educator of an Academy. I have a 10 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus lessons. And I am expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं समय समय पे आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों जो है आप 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कुछ दोस्तों हम अपने अकेडमी की कुछ अपनी उपलब्धियों, अपनी कुछ योजनाओं और अपनी कुछ नई प्लानिंग्स के बारे में दोस्तों आपसे शेयर कर लें, जिससे कि दोस्तों आप देश के दूर दराज क्षेत्रों में कहीं भी रह करते हुए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से जुड़ करके आप अपने सपने को पूरा करें, अपने आईएएस बनने का सपना पूरा करें दोस्तों। तो वाई अन अकेडमी क्यों ज्वाइन करें? तो जैसा आप देख सकते हैं कि दोस्तों लास्ट ईयर 2020 में यूपीएससी में दोस्तों जहां हमारे टोटल सिलेक्टर्स की दोस्तों संख्या 170 थी, तो हमारे लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 2021 में टोटल 197 प्लस लर्नर्स ने दोस्तों अंतिम रूप से सफलता अर्जित करी है, जिसमें टॉप 10 में हमारे प्लेटफॉर्म की टॉप 3 में दोस्तों दामनी सिंगला, उत्कर्ष द्विवेदी और ऐश्वर्या वर्मा दोस्तों जो है 4th रैंक पर है। इसके अलावा वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, unlimited views of on lectures, dedicated notes organization, printed comprehensive notes, in doing preparation, live mentorship and daily answer writing practice for mails। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी की सारी विशेषताएं हमारे प्लेटफॉर्म की हैं, सारे फीचर्स, तो जिससे कि आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएँ और अपने सपने को पूरा करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल्स। अन अकेडमी दोस्तों आपके लिए रिजॉल्व 2023 लेकर के आए हैं, जहां पर गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अन अकेडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। दोस्तों आप अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 23% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्लैब में आपके लिए अच्छा खासा डिस्काउंट दिया गया है। ओके, 18 मंथ के स्लैब में 18th मंथ के स्लैब में दोस्तों जो है आपके प्लस के स्लैब में आपको केवल 52,000 पे करना है, जबकि दोस्तों आइकॉनिक में आपको केवल जो है 73,000 पे करना है। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, और ये ऑफर दोस्तों आपके लिए केवल 6 जनवरी तक के लिए, यानी कि कल तक, यानी कि दोस्तों अगली डेट तक के लिए आपके लिए अवेलेबल है। लास्ट रिविजन बैच फॉर प्रीलिम्स 2023। आपको पता है दोस्तों कि आपके एग्जाम आपके करीब है, आपका 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम काफ़ी करीब है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए 2023 का एक रफ्तार बैच आपके लिए लाया गया है, जो कि बाइलिंगुअल बैच है, अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 इंग्लिश बाय टॉप एजुकेटर्स। ओके दोस्तों, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये बैच आपके लिए लाया गया है। ये 5 जनवरी से दोस्तों जो है शुरू हो रहा है। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। The right time to start preparation for prelims 2024 is now। आरंभ बैच दोस्तों 2024 के बच्चों की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए
एक आरंभ बैच दोस्तों आपके लिए शुरू किया गया है। ये एकदम आपके लिए सही टाइम है, राइट टाइम है जबकि आप यूपीएससी 2024 के लिए अपने आप को प्रिपरेशन के लिए दोस्तों तैयार करें। जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 बैच इंग्लिश बैच है और ये दोस्तों जनवरी 12 2023 को ये शुरू हो रहा है दोस्तों। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी सीएससी ड्रीम। दोस्तों वाकई अगर आप अपना यूपीएससी सीएससी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपके इस सपने को कोई रोक नहीं सकता पूरा करने के लिए। तो गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। दोस्तों आप अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 4364 पर मंथ के अनुसार दोस्तों आपको जो EMI होगी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर लें। चलिए, टेस्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। सब्सक्राइब एंड टेक एडवांटेज ऑफ द टेस्ट सीरीज एट 52% ऑफ। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जो कि 52% तक ऑफ है। और ये ऑफर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर केवल 19,999 केवल सॉरी दोस्तों 1,999 रुपये में है। और जहाँ पे आपको कंप्लीट 55 टेस्ट प्लस 46 जिसमें जीएस प्लस 10 सीसैट दोस्तों टेस्ट आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आप अच्छा खासा अपना रिवीजन कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप बात करके आप अपनी तैयारी को दोस्तों समझ सकते हैं। चलिए, तो ये रहा दोस्तों कुछ हमारी कुछ शुरुआती जो प्लानिंग हमारी योजनाएं दोस्तों, जिससे कि आप जुड़ करके अपने सपने को देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए आप हमारे पूरी दोस्तों मेहनत के साथ जो हम आपके लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ करके आप अपने अपनी मेहनत को दोस्तों जोड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस अभियान से हमारे इस अभियान से दोस्तों जरूर जुड़ें। दोस्तों इन सारी बातों के बाद अब मैं जावेद फारूकी दोस्तों आपके सामने अपने कोर्स के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं हम सभी आपको ये बात बता दें कि जो इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आपके लिए यहाँ पर यह है कि जैसा आपको पता है कि आपका 2023 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपके करीब है। और इस हर एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ये भी पता है कि अच्छी खासी संख्या में आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रख करके आधुनिक भारत का एक 8 क्लासेस की एक सीरीज अब यूट्यूब पर दोस्तों शुरू की जा रही है। अनअकैडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शुरू किया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग इस 8 क्लासेस की सीरीज में अलग अलग पहलुओं पे दोस्तों बात करेंगे, खासकर आधुनिक भारत के कुछ उन महत्वपूर्ण और उन सारे टॉपिक्स पर दोस्तों डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है 2023 के लिए। और आप अपने इस 2023 के एग्जाम को दोस्तों क्रैक करने में ये कोर्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक बार आधुनिक भारत के इस कोर्स में। और जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कोर्स का पूरा नाम है एक प्रकार से दोस्तों कोर्स का नाम हमारा है आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस कोर्स की शुरुआत दोस्तों उपनिवेशवाद टॉपिक से की गई है। ओके, ये चूंकि दोस्तों आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कई कई पार्ट होते हैं दोस्तों, यानी कि उसमें आधुनिक भारत के कोर्सेज को अगर ध्यान में देखा जाए तो उसमें कई अलग अलग हिस्सा हैं। जैसे इसमें दोस्तों एक पार्ट है उसका आधुनिक भारत के इतिहास, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, जो दोस्तों 1707 से लेकर के औरंगजेब की डेथ से लेकर के और 1857 तक का समय माना जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों जो दूसरा पार्ट है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट, जहाँ से दोस्तों जहाँ पर हम अंग्रेजों के आर्थिक शोषण या उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया देखते हैं दोस्तों। तो इस पूरे कोर्स में हम लोग चूंकि दोस्तों एक बहुत ये मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़ा कोर्स है, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कंप्लीटनेस में तो बात नहीं कर सकते, संपूर्णता में बात नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जिस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस सेक्शन पे हम लोग डिटेल में थोड़ी बात कर पाएँ। तो हमारे इस आधुनिक भारत के इस कोर्स की शुरुआत उपनिवेशवाद टॉपिक से होगी। चूंकि इस टॉपिक से भी दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उपनिवेशवाद का जो टॉपिक देखिए, ऐसे एक बार ऐसे समझ लें आप लोग कि हम लोग आधुनिक भारत के कोर्स को तीन हिस्सों में दोस्तों बांटते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं।
पार्ट ए दोस्तों जो होता है वो बेसिक पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पार्ट बी को हम लोग दोस्तों एक्शन पार्ट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं और पार्ट सी को हम लोग रिएक्शन पार्ट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बेसिक पार्ट में दोस्तों हम लोग मुगल एम्पायर का डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल साम्राज्य का पतन के साथ साथ हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, या फिर यूं कहें कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और इन कंपनियों के बीच में एक प्रकार से एक अधिकार के लिए संघर्ष जो आपस में इन लोग कंपनियों ने किया है, इस पहलू को दोस्तों लोग पार्ट ए में रहते हैं। पार्ट बी में इस संघर्ष के बाद इन यूरोपीय कंपनियां जो भारत में एक के बाद एक करके आई, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर सबसे अंत में फ्रांसीसी लोग आए। तो इन कंपनियों के दोस्तों आपस में जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई, जो एक प्रकार से उनके बीच में दोस्तों जो एक प्रकार से ट्रेड राइवलरी जो देखने को मिली, उस राइवलरी में दोस्तों उस कॉम्पिटिशन में अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों सक्सेसफुल रही और उसके बाद अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दोस्तों एक्शन शुरू किया यानी कि दोस्तों भारत को उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया। दोस्तों उपनिवेश बनाना शुरू किया, तो उपनिवेशवाद पढ़ने के क्रम में हम लोग भारत में दोस्तों उपनिवेशवाद के कई पहलू हैं। उपनिवेशवाद जो अंग्रेजों ने भारत में जो उपनिवेश बनाया है, इस उपनिवेशवाद के दोस्तों मुख्य रूप से तीन पहलू हैं, जिसमें दोस्तों एक पहलू ये है, इस उपनिवेशवाद का दोस्तों एक पहलू ये है कि जब अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार किया यानी कि एक के बाद एक करके दोस्तों उन्होंने बंगाल विजय, मैसूर विजय, मराठा विजय, सिंध विजय, पंजाब विजय, या इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ नीतियों के माध्यम से, जैसे डॉक्टर नाथ लैब्स की पॉलिसी के माध्यम से या सब्सिडियरी अलायंस के सहायक संधि की पॉलिसी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में भारतीय शक्तियों को आपस में लड़ाते हुए उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और एक के बाद एक करके भारतीय रियासतों को गुलाम बनाते चले गए, अपना यूनियन जैक फहराते चले गए दोस्तों। तो इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि उन्होंने भारत पर इस साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ भारत पर उन्होंने अपना एक प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करी, एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने दोस्तों भारत में इस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का डेवलपमेंट किया। दोस्तों ये कार्यपालिका और विधायिका का डेवलपमेंट, कार्यपालिका और न्यायपालिका का डेवलपमेंट इस ब्रिटिश साम्राज्य का इस भारत के शोषण करने के लिए ही इस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया था। कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, इन सब का दोस्तों डेवलपमेंट किया गया, जो पूरी तरीके से ये मैकेनिज्म भारत के शोषण को डेवलप करने के लिए किया गया था। दोस्तों एक अंग्रेज इतिहासकार जॉन सलिवन कहता है कि भारत में हमारा मैकेनिज्म एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। ये दोस्तों ये वही मैकेनिज्म था, ये वही प्रशासनिक ढांचा था जिसके बारे में जॉन सलिवन कहता है कि भारत में हमारा मैकेनिज्म एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, जो गंगा के किनारे से चीज़ों को सूख करके टेम्स के किनारे ला करके निचोड़ देता है। तो यानी कि अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में ही के साथ ही साथ उन्होंने एक प्रशासनिक ढांचे का भी निर्माण किया, जिसका उद्देश्य भारत का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण करना था। दोस्तों मैंने इस दोनों टॉपिक को अभी फिलहाल स्किप किया हुआ है इस कोर्स में, क्योंकि यहाँ से एक तो समय का अभाव, टाइम का दोस्तों अभाव, तो इससे इस दोनों टॉपिक को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डील नहीं किया गया है। वास्तव में दोस्तों इस उपनिवेशवाद के बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों की भारत में आर्थिक शोषण की प्रक्रिया क्या रही। दोस्तों आर्थिक शोषण की प्रक्रिया क्या रही, यानी कि दोस्तों उन्होंने भारत में आर्थिक शोषण कैसे किया है। ओके, यानी कि दोस्तों आर्थिक शोषण की प्रक्रिया में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने दोस्तों भारत को किस तरह से, जब एक बार भारत में साम्राज्य विस्तार कर लिया 1757 के बाद से, ये पूरी की पूरी उपनिवेशवाद की कहानी दोस्तों 1757 से शुरू होती है और ये जाती है दोस्तों 1947 तक। 1947 तक हम लोग इसे पढ़ते हैं, यानी कि 190 वर्षों का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। जब इस पूरे 1757 यानी कि मतलब
द डेट ऑफ द वॉर ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ प्लासी से दोस्तों शुरू करते हैं, जब अंग्रेज़ों की किस्मत भारत में चमकी है प्लासी से। क्योंकि प्लासी के पहले दोस्तों अंग्रेज जद्दोजहद संघर्ष ही कर रहे थे भारत में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी अपने आप को दोस्तों स्थापित करने के लिए संघर्ष ही कर रहे थे। तो 1757 के बाद निश्चित रूप से उनके उनकी किस्मत जागती है दोस्तों, जब बंगाल जैसा भारत का समृद्ध प्रांत उनके उनके नियंत्रण में आ पाता है। तो यहाँ से लेकर के 1947 तक 190 वर्षों का इतिहास अंग्रेजों का भारत को उपनिवेश बनाए रखने का था। इस उपनिवेश का मतलब होता है भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण। तो हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्तों कि आर्थिक शोषण की प्रक्रिया क्या रही दोस्तों। ओके, और इस फिर उपनिवेशवाद के बाद उपनिवेशवाद का दोस्तों एक और पहलू होता है, वो है सांस्कृतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। तो अंग्रेजों ने दोस्तों भारत को न केवल आर्थिक रूप से दोस्तों नियंत्रित, प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया, और इसलिए दोस्तों इसको नियंत्रित करते हुए भारत का आर्थिक शोषण किया, बल्कि दोस्तों उन्होंने भारत का सांस्कृतिक नियंत्रण भी किया। ओके, और ये सारी घटनाएं दोस्तों साथ साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। सांस्कृतिक नियंत्रण करने का मतलब ये कि, या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण करने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने भारत में भारत की जनता पर इस प्रकार से दोस्तों नीतियां भारत में लागू करी जिससे कि भारत की जनता का ब्रेन वॉश हो सके। भारत में उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से या ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार के माध्यम से उन्होंने भारत पर अपना सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। किसी इतिहासकार ने दोस्तों कहा है कि अगर किसी देश पर शासन करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, या उसकी संस्कृति को कमजोर बता करके अपनी संस्कृति को उसके ऊपर हावी कर दो। तो उपनिवेशवाद की पूरी कहानी दोस्तों 1757 से शुरू होती जो 1947 तक जाती है, और इस 190 वर्षों के इतिहास में अंग्रेजों ने दोस्तों भारत को अलग अलग तरीकों से, कभी साम्राज्य विस्तार करते हुए तो प्रशासनिक ढांचा स्थापित करते हुए, उनका उद्देश्य दोस्तों भारत के अधिक से अधिक आर्थिक शोषण ही रहा। यानी कि दोस्तों उपनिवेशवाद के केंद्र में उनका एक ही उद्देश्य रहा, भारत का आर्थिक शोषण। और इस आर्थिक शोषण को बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक नियंत्रण भी किया, उन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे की स्थापना भी की, और उन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया। इस तरह से आर्थिक शोषण की प्रक्रिया ही दोस्तों, या आर्थिक शोषण ही इस उपनिवेशवाद के केंद्र में है दोस्तों, इस उपनिवेशवाद के सेंटर में है। इसलिए मैंने दोस्तों कोर्स की शुरुआत यहीं से करी है, उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण से ही हम लोग कोर्स को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए, तो समझते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद का आर्थिक शोषण। इसके पहले कि प्रशासनिक ढांचा और साम्राज्य विस्तार से उठे प्रश्न नहीं आते हैं। ओके, यानी कि एक्शन पार्ट से दोस्तों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उपनिवेशवाद से, और इसमें भी हम लोग आर्थिक शोषण की प्रक्रिया से शुरुआत कर रहे हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, आर्थिक शोषण की प्रक्रिया का स्ट्रक्चर में एक बार आपको समझा दूं कि हम लोग को इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो आपके प्रीलिम्स 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तो दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। कृषि, कृषि या दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, क्योंकि दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश था तो इसलिए दोस्तों भारत की कृषि का खूब शोषण किया गया। तो कृषि, और दूसरे दोस्तों से दूसरे पार्ट में आता है शिल्प एवं व्यापार, शिल्प, व्यापार एवं पूंजी वगैरह दोस्तों जो आता है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में आता है दोस्तों, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों वास्तव में उपनिवेशवाद की जो बात होती है वो हम लोग इसी संदर्भ में करते हैं, शिल्प, व्यापार और पूंजी की। लेकिन दोस्तों कृषि या फिर भू राजस्व व्यवस्था की भी दोस्तों चर्चा करते हैं, भू राजस्व व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों जो उपनिवेशवाद के जो चरण है, सॉरी हम लोग दोस्तों इसी को वास्तविक उपनिवेशवाद मानते हैं।
इसी को वास्तविक उपनिवेशवाद मानते हैं। तो इस वास्तविक उपनिवेशवाद इसी को मानते हैं जब अंग्रेजों ने दोस्तों भारत के शिल्प और व्यापार और पूंजी को नियंत्रित किया है। और इस उपनिवेशवाद को के दोस्तों 3 चरण माने जाते हैं। भारत में इस उपनिवेशवाद के 3 चरण दोस्तों समझे जाते हैं। इन 3 चरणों में पहला है दोस्तों वो है वणिकवादी चरण। वणिकवादी चरण या द एरा ऑफ मर्केंटाइलिज्म, वणिकवादी चरण। दूसरा है दोस्तों औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वही दोस्तों चूंकि भारत में कृषि और भूराजस्व व्यवस्था का भी अपना एक अलग ही महत्व है, तो इस कृषि और भूराजस्व व्यवस्था को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। और इस समय जो कि भारत में दोस्तों जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में 3 प्रकार के स्पष्ट भूराजस्व व्यवस्था को डेवलप किया, जिनमें से हम लोग 2 प्रकार से दोस्तों भूराजस्व व्यवस्था को भी एक बांटते हैं। एक है दोस्तों अस्थायी व्यवस्था और एक है दोस्तों जो अस्थायी व्यवस्था भारत में लागू की गई। अस्थायी व्यवस्था का मतलब है दोस्तों इसमें 3 चीजें होंगी अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत। एक होगा दोस्तों जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी। दूसरा होगा दोस्तों रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और तीसरा होगा दोस्तों महालवाड़ी, महालवाड़ी। तो इन बातों को दोस्तों रफली आप लोग एक बार समझ लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो जो शोषण की प्रक्रिया रही और इसके साथ साथ दोस्तों शोषण की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी, मतलब ये स्ट्रक्चर है दोस्तों शोषण की प्रक्रिया का। इसका दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है ना, इसका क्या परिणाम रहा, इसका क्या परिणाम रहा, ओके। और इसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा है, तो निश्चित रूप से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों प्रकार से दोस्तों हम इसके प्रभाव को समझेंगे, ओके। तो आइए एक एक करके चीजें दोस्तों समझते हैं आर्थिक शोषण की प्रक्रिया को। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आर्थिक शोषण की प्रक्रिया का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया कैसे। वास्तव में दोस्तों अंग्रेज भारत में आए किस लिए थे दोस्तों? भारत में अंग्रेजों के आने का एकमात्र उद्देश्य भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना था। भारत का खून चूस करके अपने आप को, इंग्लैंड को अपने आप को और मजबूत और शक्तिशाली बनाना ही इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरी उपनिवेशवाद का सिंगल दोस्तों टारगेट था, सिंगल मोटिव था दोस्तों। बाकी सारे जो चीजें देखने को मिलती हैं आपकी, चाहे वो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद हो, चाहे वो दोस्तों शिक्षा व्यवस्था, वो सब कुछ इस उपनिवेशवाद की सहायक चीजें हैं दोस्तों, सहायक व्यवस्था का हिस्सा। तो आर्थिक शोषण की इस प्रक्रिया में चूंकि दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पे शुरू से दोस्तों यहाँ पे जो है कृषि, यहाँ के शासक वर्ग की सबसे जो मुख्य आय थी दोस्तों वो कृषि ही थी। इसलिए जब अंग्रेजों को दोस्तों भारत का शासन प्रशासन या भारत में दोस्तों जब उनको अपना कंट्रोल बढ़ाने का जब उनको एक मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले दोस्तों भारत की कृषि व्यवस्था को टारगेट किया दोस्तों, ओके। उन्होंने कृषि भूराजस्व व्यवस्था को टारगेट किया और उनकी सोच ये थी कि जरा जरा भारत से लगान वसूल करके, लूट करके भारत से जाए दोस्तों। भारत में कृषि व्यवस्था को हम लोग दो चरणों में बांट सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत में जो कृषि को लूटने के लिए जो उन्होंने भूराजस्व व्यवस्था स्थापित करी है उसको 2 चरणों में बांट सकते हैं। तो जो पहला जो चरण है वो अस्थायी फेज है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों डेवलप हुआ है, ओके। जब दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में द्वैध शासन लागू किया, पहले तो दोस्तों क्लाइव के समय में लागू किया गया, क्लाइव के समय में दोस्तों द्वैध शासन लागू किया गया, और इस द्वैध शासन के माध्यम से बंगाल में दोस्तों जरा जरा कृषि जो है 60% दोस्तों जो है लगान की मात्रा को बढ़ा दी गई। इसके बाद दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल में दोस्तों एक अलग व्यवस्था की गई, कृषि लगान वसूलने के लिए दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था को स्थापित किया गया, यानी कि लगान वसूलने के लिए किसान कुछ लोगों को ठेके पर व्यवस्था दे दी गई।
ये इजारादारी व्यवस्था कभी 1 साल, कभी 1 वर्ष के लिए, तो कभी 5 वर्ष के लिए, ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहे। शुरुआत में भारत में जो भू-राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों, वो प्रयोगों के ही दौर से चलती रही। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक ये एक्सपेरिमेंटल ही रहा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अंग्रेजों के लिए दोस्तों भू-राजस्व व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द था कि उसके लिए कैसे एक ठोस व्यवस्था का इंतजाम कर सकें, क्योंकि भारत से में उनको एक अच्छी खासी इनकम की आवश्यकता थी। इस बात के लिए सबसे पहले पहल जमींदारी इस बात की सबसे पहले दोस्तों कोशिश जो एक गंभीरता के साथ जो कोशिश की गई, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद दोस्तों कॉर्नवालिस के समय में की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में की गई। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में भू-राजस्व व्यवस्था से संबंधित जो व्यवस्था शुरू की गई, उसको जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं दोस्तों। जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त भी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त के तहत एक बात देखने को मिलती थी कि यहाँ पर इस व्यवस्था के तहत सरकार ने जमींदारों को किसानों का मालिक जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सारा कंटेंट मौजूद है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर जो सुधार किए गए, ये अस्थाई सुधार रहे दोस्तों, अस्थाई सुधार रहे। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यहाँ से दोस्तों अस्थाई सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। अस्थाई सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिस व्यवस्था को भारत में स्थापित किया, उसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था में दोस्तों जमीनों का मालिक किसानों को नहीं बल्कि जमींदारों को माना गया। जमींदारी व्यवस्था दोस्तों उसे कहते हैं। और इस व्यवस्था के तहत जमीनों का दोस्तों सर्वे करा करके जमीनों का मालिक किसानों को बनाया गया, सॉरी जमींदारों को बनाया गया। और अब ये कहा गया कि जमींदार लोग ही अब किसानों से लगान, यानी कि दोस्तों ये सरकार हो गई, इनके नीचे जमींदार हो गए और इनके नीचे दोस्तों किसान हो गए। तो अब ये कहा गया कि जमींदार जो है वो किसानों से लगान वसूल करके ले आएंगे और जमींदार ही सरकार को टैक्स देंगे दोस्तों। ये हुआ कि दोस्तों जमींदारों को लगान वसूलने के लिए जो है उनको 10/11 हिस्सा दोस्तों जो लगान तय होगा, करीब लगान को दोस्तों लगभग 60% रखा गया किसानों पर। 60% दोस्तों लगान रखा गया और ये कहा कि जो 60% आएगा, इस 60% का दोस्तों 10/11 भाग 1/11 भाग इस जमींदार का कमीशन होगा और 10/11 भाग दोस्तों सरकार का होगा। इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त इसलिए भी कहते हैं कि इसमें लगान को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया दोस्तों। 1790 में इस व्यवस्था को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया और इसे ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर लागू किया गया दोस्तों। 19% क्षेत्र यानी कि इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लेकर के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अलावा दोस्तों उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास में दोस्तों क्षेत्रों में, यानी कि वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्रों में, और इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों इसे लागू किया गया था। ये व्यवस्था दोस्तों किसानों के लिए काफ़ी शोषणकारी रही, क्योंकि इसमें किसानों को पूरी तरीके से जमींदारों के पर आश्रित कर दिया गया था। जमींदार किसानों का कितना भी शोषण कर सकते थे इस व्यवस्था में। इस क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ी जो कमी देखी गई, अंग्रेजों ने दोस्तों अपने लगान को जमींदारों से सुरक्षित करने के लिए इसमें सनसेट लॉ भी लेकर के आए, सूर्यास्त कानून भी लेकर के आए। इस सूर्यास्त कानून के तहत दोस्तों जमींदार में अगर कोई जमींदार अगर निश्चित तिथि तक अगर लगान सरकार को नहीं देता है तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। इस क्षेत्र में किसानों का काफ़ी शोषण हुआ और किसान दोस्तों जमींदारों के बटाईदार बन गए या दोस्तों भूमिहीन कृषक बन गए या दोस्तों जमींदारों के बटाईदार बन गए। ये व्यवस्था दोस्तों करीब करीब भारत में लंबे समय तक, जब तक दोस्तों ब्रिटिश शासन रहा, इस 19% क्षेत्र पर दोस्तों ये व्यवस्था चलती रही। कुछ दूसरे क्षेत्रों में भू-राजस्व व्यवस्था से संबंधित जो एक नई व्यवस्था शुरू की गई, वो
वो दोस्तों वो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अ, जैसा दोस्तों नाम से ही आपको परिचित है, रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो देश के एक बड़े क्षेत्र पर लागू की गई टॉमस मुनरो के द्वारा। दोस्तों टॉमस मुनरो जो है वो एक बेहतरीन प्रशासक माने जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। तो जब दोस्तों करीब मैसूर और जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों यानी कि पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को जब विजय कर लिया गया, तो उन क्षेत्रों पर प्रयोग के तौर पर जो नई व्यवस्था को लाया गया उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था की दोस्तों जो कमियां बनी रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था में लगान को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था, यहाँ पे लेकिन लगान फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों सरकार भविष्य में कृषि लाभ से होने वाली व्यवस्था से वंचित होने वाली थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लाभ को यहाँ पे इस व्यवस्था को फिक्स नहीं किया गया, लगान को, इसलिए। और यहाँ दोस्तों किसानों के, यहाँ सरकार ने सीधा सीधा लगान की व्यवस्था किसानों के साथ की, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों टॉमस मुनरो ने करी, जिसे और इसे ही दोस्तों जनक मानते हैं। इस व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया, बारामहल जिले में दोस्तों लागू किया गया था, ओके, प्रयोग के तौर पर। लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर लागू किया गया। यहाँ दोस्तों जमींदार, यहाँ सरकार ने सरकारी भूमि का एक प्रकार से पैमाइश कराने के बाद अलग अलग प्रकार की जमीनों की कैटेगरी बनाई और हर एक प्रकार की जमीनों पर किसानों को उनको जोतने बोने का अधिकार दिया गया। किसानों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वो किसी भी प्रकार की जमीन को चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हर एक प्रकार की जमीन का लगान अलग अलग था। एक ऑन एन एवरेज दोस्तों यहाँ भी लगान लगभग 60% था, ओके। तो इस तरह से सरकार ने दोस्तों यहाँ भी लगान को अपने सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में भूमिपतियों और साहूकारों तरह महाजनों को अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि सरकार जानती थी कि किसान इतने बड़े कर्ज को, लगान को नहीं चुका पाएंगे, तो इसलिए अपने लगान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने साहूकारों भूमिपतियों तथा महाजनों को यहाँ पर अस्थायी रूप से बसने दिया। दोस्तों यहाँ के इस क्षेत्र की लगान ज़्यादा होने की वजह से किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वो महाजनों और साहूकारों के कर्ज जाल में दोस्तों फंसते चले गए और वो अपनी ज़मीनों से वंचित कर लिए गए। कर्ज के जाल में जब फंसे हुए ये किसान साहूकारों और महाजनों द्वारा कोर्ट से डिग्री ला करके उनकी जमीनों की नीलामी करा दी जाती और भारी संख्या में दोस्तों किसान यहाँ पर अपनी जमीनों से वंचित कर दिए गए। शायद इसीलिए इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा दोस्तों किसानों के दोस्तों जो है वो दंगे फसाद देखने को मिले, जिसमें से 1875 का दक्कन रिवोल्ट बहुत मशहूर है दोस्तों। तो ये रहा रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों भारत के एक दूसरे क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था भी लागू की, एक और व्यवस्था लागू की गई जो महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से फेमस है। 1822 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की प्रणाली थी, जो भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर लागू की गई। दोस्तों इस व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में लगान वसूलने का अधिकार महाल के प्रमुख को दिया गया। महाल दोस्तों एक राजस्व इकाई थी जो कुछ गांवों को मिलकर के बनता था। कुछ गांव के समूह को मिलाकर के एक महाल बनाते थे, जो एक राजस्व इकाई के रूप में जानी जाती थी। और इस महाल में गांव के मुखिया दोस्तों या लंबरदार से इसमें वसूली का अधिकार दिया जाता था। लंबरदार या मुखिया को, महाल के प्रमुख को ही दोस्तों इस बात का अधिकार था कि वो किसानों से लगान वसूल करके लाए और लगान को यहाँ पे सरकार के खाते में जमा करे। इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों हॉर्ट मैकेंजी ने की थी। इसे ही दोस्तों इस व्यवस्था का जनक मानते हैं, लेकिन बाद में 1822 के रेगुलेशन के अनुसार इसमें और भी दोस्तों कुछ चीजें की गई और यह व्यवस्था आगे चल करके दोस्तों 1833 में इसे कई सारे सुधारों के साथ उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड और टॉमसन एंड मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में दूसरे से बड़े क्षेत्र में लागू किया गया। भूमि की कुल उपज का लगभग 66% तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद डलहौजी द्वारा कम से कम 50% पर कर दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों की सबसे ज्यादा यहाँ पर लगान की मात्रा होती थी, ओके। और खासकर दोस्तों इसे उत्तर भारत में पंजाब में, सिंध में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर, ओके, इन क्षेत्रों में दोस्तों ऐसे करीब करीब ब्रिटिश भारत के
30% क्षेत्र पर दोस्तों इसे मारवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। मारवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर सबसे अधिक थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषक विद्रोह और 1857 के बगावत की धमक यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। ये दोस्तों एक मैप है, आप देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पार्ट है ये जमींदारी व्यवस्था वाला पार्ट है, ये रैयतवाड़ी पार्ट है दोस्तों, जो ब्लू वाला पार्ट है ये रैयतवाड़ी वाला पार्ट है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपको दोस्तों दिख रहा है ये मारवाड़ी वाला पार्ट। ओके, चलिए, तो ये तो रहा दोस्तों कृषि भू राजस्व व्यवस्था, जो कि दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा कृषि का दोस्तों शोषण किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि का शोषण किया गया। एक सामान्य बात दोस्तों ये देखी गई कि पूरे अगर एक ऑन एन एवरेज बात करें तो दोस्तों लगान की मात्रा अब तक की दोस्तों पूरे भारत के इतिहास की सबसे ज़्यादा रही, जिससे किसानों की कमर तोड़ दी दोस्तों। इस अधिक भू राजस्व व्यवस्था से जहां इंग्लैंड लगातार भारत का खून चूस करके अमीर होता चला गया, वहीं दोस्तों भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या किसान, जो दोस्तों देश के अन्नदाता थे, वो गरीब, भुखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण के साथ साथ दोस्तों कर्जदारी और ढेर सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हो गए। शायद इसीलिए ब्रिटिश काल से ही दोस्तों लगातार एक के बाद एक कृषक विद्रोह हुए, जहां पे किसानों ने दोस्तों न केवल दंगे किए बल्कि आधुनिक राजनीति का भी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आंदोलन में दोस्तों किसान आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान किया और आगे चल करके ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे शिल्प, व्यापार, पूंजी और उपनिवेशवाद के अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।